हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल सिद्धि आईएएस पीसीएस पे। बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन सीरीज में जो अभी हम लोग साइंस एंड टेक में एनर्जी कर रहे हैं, 3 वीडियो इस सीरीज में पहले ही आ चुका है। ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो है। इस वाले वीडियो में हम लोग टाइडल एनर्जी और इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में जर्नी है उसको बताया गया है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो टाइडल एनर्जी क्या है कि जो समुद्र का पानी है वो पानी ज्वार भाटा उसमें आता रहता है, पानी ऊपर नीचे होता है। तो ये जो पानी ऊपर नीचे होता है, इस फेनोमेना से ही, इस घटना से ही एनर्जी जनरेट किया जाता है। इसको जनरेट करने का मेनली 3 तरीका होता है। एक तो टाइडल स्ट्रीम्स का या बैराज का या फिर लगून से। स्ट्रीम्स मतलब क्या है कि जैसे ही टाइड ज्वार भाटा आता है तो ये ज्वार भाटा में पानी जब आता है तो वो स्ट्रीम्स के थ्रू जो आसपास के एरिया है उसमें हम लोग टरबाइन लगा देते हैं। उस टरबाइन के थ्रू क्या है, जब पानी आता है तो आते टाइम पे वहां पे टरबाइन को वो पानी घुमाता है और उस टरबाइन के घूमने से हम लोग उसको कनेक्ट कर लेते हैं और उससे इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये सिमिलर काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी है जो कि हम विंड टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं। वहां पे हवा की मदद से टरबाइन घूमता है, यहाँ पे पानी की मदद से टरबाइन घूमेगा। तो पानी चूंकि डेंस ज्यादा है तो ये इसमें जो एनर्जी निकलेगी वो ज्यादा पावरफुल निकलेगी कंपेयर टू विंड एनर्जी। प्लस साथ में टाइड्स ज्यादा प्रेडिक्टेबल हैं, स्टेबल हैं। तो ये भी जो है थोड़ा सा बेहतर रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे आगे आ रहा है। तो पहला आपने स्ट्रीम्स देख लिया। दूसरा होता है, जैसे आपको स्ट्रीम्स में ही 2 तरीके से रख सकते हैं। चाहे तो स्ट्रीम्स जब आ रहा है तो उसमें हॉरिजॉन्टली हम प्लेस कर दें टरबाइन को, या फिर वर्टिकली प्लेस कर सकते हैं हम लोग टरबाइन को। तो दोनों तरीके से इसको किया जाता है। दूसरा आपका तरीका होता है बैराज का। बैराज मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर कुछ बना लेते हैं जिसमें कि पानी को स्टोर किया जा सके, जो कि इन जनरल हम लोग लार्ज जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें लगाते हैं। तो वो हम लोग यहाँ पे भी लगाते हैं। उसी टाइप का बैराज हम लोग यहाँ बना देते हैं। और बैराज में क्या है, पानी स्टोर होता है, उसके बाद फिर पानी आते टाइम पे टरबाइन घुमाएगा, फिर वापस जाते टाइम पे पानी उसको टरबाइन को घुमाएगा। तो दोनों डायरेक्शन से आप एनर्जी यहाँ पे जनरेट करा सकते हैं। लगून्स में भी यही चीज है। लगून्स क्या है, ये नेचुरल हो सकता है या फिर मैनमेड स्ट्रक्चर भी हो सकता है। लगून्स मतलब क्या है कि स्मॉल इनलेट, जैसे छोटा सा एक इनलेट है उससे पानी इन करेगा और अंदर बड़ा सा एरिया है। ये लगून के थ्रू वहां पे टरबाइन प्लेस करके हम लोग पानी के मूवमेंट के हिसाब से उसको प्लेस कर देते हैं और अकॉर्डिंगली जो है हम लोग वैसे जगह पे लगाएंगे जहां की पानी का मूवमेंट जो है एक पतला संकड़ा एक जगह से अगर गुजरेगा तो ज्यादा फोर्सफुल्ली गुजरेगा और वो टरबाइन को ज्यादा तेज घुमाएगा और बेहतर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी यहाँ से। यहाँ पे भी बाई डायरेक्शनल होगा। जो पावर जनरेशन होगा पानी आते टाइम पे फिर पानी वापस जाते टाइम पे, ये यहाँ पे फायदा हो गया। लगून्स वाला का यहाँ पे पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि पानी जब आ रहा है तो पानी जब इनफ्लो होगा तब, जब आउटफ्लो होगा तब, दोनों डायरेक्शन में कैसे हम लोग टरबाइन की मदद से बिजली यहाँ पे बना सकते हैं। इसका फायदा देखा जाए तो फायदा के तौर पे सबसे पहला रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्योंकि इसका निर्भरता जो है किस चीज पे है, टाइड्स पे है। और टाइड्स निर्भर है ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन एंड मून। तो जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक आपका टाइडल एनर्जी से आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रिन्यूएबल इन नेचर है, कभी खत्म होने वाला बात नहीं है। दूसरा दूसरा आपका इन्वायरमेंटली फ्रेंडली वो वाला चीज हो जाता है। तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली इस तरीके से है कि इसमें आप किसी भी तरीके का कोई ग्रीन हाउस गैस इसमें इमिशन हो नहीं रहा है। कोई भी वैसा कुछ नहीं है जो कि आप वाटर हीटिंग या उसके लिए आप यूज करते हैं, तो वो उस तरीके का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। दूसरा, उसमें लैंड रिक्वायरमेंट जो है, जैसे सोलर है, सोलर भी इको फ्रेंडली है लेकिन उसमें लैंड रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होता है। उसके अलावा जो सिलिकन से जो हम लोग सोलर प्लेट बनाते हैं उसमें इन्वायरमेंट को हार्म हो सकता है। लेकिन इसमें अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं निकल के आया है। हो सकता है रिसर्च करने पे और कुछ पता चले। बट स्टिल जो इन्वायरमेंटली फ्रेंडली अगर जीएचजी इमिशन के टर्म में देखा जाए और लैंड रिक्वायरमेंट के टर्म में देखें तो उसके हिसाब से काफी इन्वायरमेंट फ्रेंडली ये है। तीसरा क्या है, प्रिडिक्टेबल है। जैसे विंड है तो विंड आपका उतना प्रिडिक्टेबल नहीं है, बीच में आ सकता है, रुक सकता है। तो इसमें जो है प्रेडिक्टिबिलिटी ज्यादा है हमारे पास। दूसरा क्या है कि इट जनरेट्स एनर्जी इवन एट लो स्पीड्स।
जैसे हवा में हम लोग देखते हैं कि अगर हवा धीरे धीरे चल रहा है, उसकी मदद से अगर टरबाइन नहीं घूम पा रहा है, तब उसमें क्या होगा कि हमारा एनर्जी जनरेट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे वाटर चूंकि ज़्यादा डेंस है कंपेयर टू एयर, तो थोड़ा सा भी अगर टाइड की वजह से वाटर का मूवमेंट होता है, तो स्लोअर स्पीड पे भी हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। पांचवा इसका फायदा है कि जो इसका इक्विपमेंट है वो कंपेरेटिवली ड्यूरेबल है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टाइडल के लिए हम लोग बैराज बनाते हैं, तो बैराज का लाइफ अपने आप में लगभग लगभग 100 साल के आसपास का होता है। तो इसका एक एग्जाम्पल भी है, जैसे फ्रांस में ला रांस में एक प्रोजेक्ट टाइडल का स्टार्ट किया गया था 1966 में, जो कि अभी भी कंटिन्यूसली बेहतर तरीके से काम कर रहा है। वहीं अगर इसको हम लोग सोलर पैनल या उससे कंपेयर करें, जिसका कि एवरेज लाइफ 20 से 25 साल होता है, तो अगर कॉस्ट के टर्म में देखें तो बेहतर ऑप्शन नजर आता है। डिसएडवांटेज देखें तो इसका जो है मैरीन लाइफ पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, कि पानी का जो मूवमेंट है उसको हम लोग आगे पीछे कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो मैरीन लाइफ पे इम्पैक्ट है इसका निगेटिव तौर पे हम लोग देख सकते हैं। वो आपका जो मैरीन एनिमल्स हैं और मैरीन जो प्लांट्स हैं, दोनों पे ही इसका बुरा प्रभाव हो सकता है इन द कमिंग टाइम। दूसरा इसका मेंटेनेंस एंड कोरोजन्स। अब चूंकि पानी में हमेशा इस मशीन को रहना है, तो उस हिसाब से कोरोजन रेजिलियंट मटेरियल हम लोग लगा के डिजाइन करें या कुछ करें, तो उस तरीके का एक्सपोजर को बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं हमारा मशीन, वो एक मेजर चैलेंज यहाँ पे हो जाता है। प्लस साथ में पानी के अंदर है, तो आपको मेंटेनेंस में भी ज्यादा इसका कॉस्ट आएगा उसको कंटिन्यूसली मेंटेन करने में। तीसरा क्या है कि दे हैव टू बी विद इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू लैंड। अब क्या है कि यहां से अगर एनर्जी जनरेट हो जाता है, मेनली आपका जो समुद्र वाला इलाका है उसमें जनरेट होगा, तो वहां पे जनरेट होने के बाद इसको ग्रिड तक पहुंचाना होगा इलेक्ट्रिसिटी, तो वो एक मेजर चैलेंज आ जाता है। क्योंकि समुद्र के किनारे अगर हम लोग इस तरीके का कुछ प्रोजेक्ट लगा देते हैं और वहीं पे शिपिंग लेन है, बहुत सारे शिप आते जाते रहते हैं, तो उसमें कुछ दिक्कत हो सकता है आए, तो इस वजह से वहां पे लगाना वो एक प्रॉब्लमेटिक इशू है। नेक्स्ट क्या है, कॉस्टली है। अभी उतना ज्यादा रिसर्च इस दिशा में हुआ नहीं है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ में सभी के साथ में लगभग यही एक मेजर इशू रहा है कि कॉस्ट और टेक्नोलॉजी ये मेजर फैक्टर है, तो इसमें भी वो कॉस्ट वाला फैक्टर यहाँ पे भी आता है। आपका टाइडल एनर्जी में उतना ही है। अब इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी की दिशा में हम लोग सिचुएशन देख लेते हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी में जो हमारा कंबाइंड इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 31 अगस्त 2022 तक, ये 163 गीगावाट तक हम लोग पहुंच चुके हैं। सेपरेट सबका भी डाटा यहाँ पे कलेक्ट करके दिया गया है। विंड पावर से हम लोग 41.2 गीगावाट, सोलर से 59.34 गीगावाट, बायोमास से 10.2 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो पावर से 4.88 गीगावाट, वेस्ट टू एनर्जी में 0.47 गीगावाट और लार्ज हाइड्रो पावर में 46.85 गीगावाट हम लोग जनरेट करा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये रिन्यूएबल्स का आंकड़ा आप चाहे तो इसको पाई चार्ट में बना के दिखा सकते हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए इंडिया का जो एनर्जी मिक्स है, तो उस एनर्जी मिक्स में लगभग 40% तक हम लोग पहुंच चुके हैं। जैसा कि अभी कुछ दिन पहले, एक आध साल हमको लग रहा है या 6 महीने पहले, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी उन्हीं के साइड से कमेंट आया था कि 40% हम लोग पहुंच चुके हैं। जो टोटल हमारा एनर्जी मिक्स है उसमें 60% फॉसिल से आता है, बाकी 40%, 41% लगभग लगभग ये हमारा रिन्यूएबल से आने लग गया है। इंडिया ने अपना टारगेट रखा है कि हमारा जो नेशनल इकोनॉमी का कार्बन इंटेंसिटी है, इसको हमको 45% तक कम करना है। फिर आपका जो इंस्टॉल्ड जो रिन्यूएबल से हमारा एनर्जी है वो 50% होना चाहिए रिन्यूएबल से 2030 तक, और नेट जीरो कार्बन इमिशन ये 2070 तक अचीव करना है। तो इस डायरेक्शन में हम लोगों ने ये टारगेट रखा है, तो हम लोग उसी दिशा में और काम करते रह रहे हैं। एक और एस्टिमेशन है कि लो कार्बन टेक्नोलॉजी जो है, इसका मार्केट 2030 तक $80 बिलियन तक पहुंचने की संभावना है। वहीं अगर इसकी रैंकिंग में देखा जाए तो G20 कंट्री में सबसे बेहतर है, और जो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स है उसमें 8वां रैंक इंडिया को दिया गया है। तो इंडिया इस डायरेक्शन में काफी अच्छा काम कर रहा है, जो हम लोग देख सकते हैं। तो ये सारा आंकड़ा आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। इंडिया के लिए अगर बेनिफिट की बात की जाए तो प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट उसको प्रमोट कर रहा है। चूंकि टारगेट रखा गया है कि 450 गीगावाट रिन्यूएबल से हम लोग को निकालना है,
तो उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए सिर्फ ये गवर्नमेंट एजेंसी के बस की बात नहीं है, साथ में प्राइवेट जो सेक्टर है उसके भी पार्टिसिपेशन की उतनी ही आवश्यकता होगी। सेकेंड बेनिफिट कि इसका मेंटेनेंस वाला जो कॉस्ट है वो कंपेरेटिवली कम हो जाएगा जैसे जैसे रिसर्च और बाकी चीजें इसमें आती हैं। तो इसमें जो आपका मेंटेनेंस वाला चीज है वो चीज हो जाएगा, प्लस लेबर कॉस्ट वो भी कम होगा। इन्वायरमेंट फ्रेंडली वो तो ठीक है, आपका जो पॉल्यूटेंट होते हैं इमिशन उनका PM 2.5 PM10 ग्रीन हाउस गैसेस इनका इमिशन अपने आप कम हो जाता है। फिर बहुत सारा जो गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स है, जैसे हमारा पंचामृत वाला टारगेट हो गया जो कि हम लोग COP26 में अपना दे के आए थे। फिर आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वो हो जाएगा। मेक इन इंडिया, INDC जो पेरिस क्लाइमेट डील में हम लोग बात करके आए थे, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन वाला, प्लस साथ में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव एक साथ में पूरे हो सकते हैं। अगला इसका फायदा है डिसेंट्रलाइजेशन का, कि जहां पे आपको एनर्जी चाहिए वहीं पे आप इसको सेटअप कर सकते हैं। तो ग्रिड से कनेक्टिविटी नहीं भी रहेगी फिर भी आप वहां पे इसको चला ले सकते हैं। अब इसका एक उदाहरण देख लें तो दमन एंड दीव वाला है। तो दमन एंड दीव जो है अपना एनर्जी पूरे 100% खुद से जनरेट कर ले रहा है, तो ये एक फायदा हो गया। बाकी इसका जो आंकड़ा है वो एक जगह पे दिखा दिया गया है कि सोलर कैपेसिटी जो है हमारा पिछले 8 सालों में 2.6 गीगावाट से हम लोग 46 गीगावाट से ऊपर तक पहुंच चुके हैं। अभी करीब 60 के आसपास चला गया है, ये थोड़ा सा पुराना है। उसके अलावा हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का जो शेयर है वो यहाँ पे 26.53% दिखाया गया है, जो कि 2020 का आंकड़ा है। 2022 तक हम लोग 40% तक पहुंच चुके हैं। इसमें जो इंक्रीज है पिछले 7.5 सालों में वो 286% तक हमारा इंक्रीज हुआ है। फिर आपका जो सोलर टैरिफ है उसमें भी हम लोग 2 रुपए से नीचे पर यूनिट कॉस्ट हम लोग लाने में सफल रहे हैं। विंड कैपेसिटी वो भी हम लोग 2016-17 में 5.5 गीगावाट तक इंक्रीज कर लिए थे। फिर PM कुसुम योजना है, PM कुसुम में भी बहुत सारा सोलर पंप इंस्टॉल किया गया है। तो ये सारे चीज़ें हम लोगों ने की हैं। तो आज का वीडियो इतना ही है, बहुत ही छोटा सा वीडियो है। इसमें कंटेंट काफ़ी सारा है, तो इसको आप लोग को ध्यान से करना है। और अगर आपको इसका PPT चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जाके PPT डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।